नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। बात सबसे पहले महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह को बनाया गया है स्टार प्रचारक महाराष्ट्र चुनाव के लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम भजनलाल शर्मा, योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, विष्णुदेव साय, हिमंता बिस्वा शर्मा, नायब सिंह सैनी, मोहन यादव को स्टार प्रचारक बनाया गया है। इसके साथ साथ गोवा सीएम प्रमोद सावंत का नाम भी शामिल है। शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है महाराष्ट्र में स्टार प्रचारक। और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण स्टार प्रचारकों के नाम हो जाते हैं, क्योंकि स्टार प्रचारकों की सूची में उन दिग्गजों के नाम शामिल होते हैं जिनके भाषणों में दम होता है, जिनके शब्दों में वो ताकत होती है, जो वोटर्स को, जो जनता को लुभा सकें और साथ ही साथ जनता को ये विश्वास दिला सके कि जो वो कह रहे हैं वो वाकई में सही है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। और इसलिए दिग्गजों के जो नाम शामिल हैं महाराष्ट्र विधानसभा स्टार प्रचारकों की सूची में, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है, उसमें यही दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं और साथ ही साथ कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी इस सूची में शामिल है, जो प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट अपील करते हुए नजर आएंगे। भारत चीन एलएसी पर कुछ इलाकों को लेकर बनी है दरअसल आपसी सहमति। देपसांग डेमचौक के बाद अरुणाचल के त्यांगसे में शुरू होगी पेट्रोलिंग। इस क्षेत्र में चीनी सैनिकों को दी जाएगी गश्त की अनुमति। त्यांगसे में पहले की तरह चीनी सैनिक कर सकेंगे पेट्रोलिंग, जिससे पहले आपने देखा था किस तरीके से दोनों ही देशों के जो अधिकारी थे उनके बीच में कई दौर की मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में, जिस तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, इससे पहले जब सहमति बनी उसके बाद अब पेट्रोलिंग एक बार फिर से पहले की तरह शुरू होने जा रही है। गश्त के दौरान एक दूसरे की आवाजाही को नहीं किया जाएगा अवरुद्ध, जो पहले किया जा रहा था, और तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। चीनी पीएलए के साथ अक्सर भारतीय सैनिकों को होता रहा है आमना सामना। वहीं दिवाली से पहले डेमचौक देपसांग से हट जाएंगे सभी सैनिक। दोनों देशों के सैनिक 28 से 29 अक्टूबर तक यहां से पूरी तरीके से पीछे हट जाएंगे। और ये माना जा सकता है कि सब कुछ फिलहाल तो ठीक है, लेकिन नजर रखने की भी जरूरत है, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज रहे जोधपुर के दौरे पर। जोधपुर आईआईटी के 10वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने शिरकत की। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जगदीप धनखड़ ने शिरकत की और दीक्षांत समारोह को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी जोधपुर जैसे संस्थान ऐसे मस्तिष्कों का पोषण कर रहे हैं जो आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति को और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक होते देखना सौभाग्य की बात है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में इस दौरान मौजूद रहे, उनकी भी उपस्थिति रही इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ मंत्री जोगाराम पटेल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उपराष्ट्रपति ने संबोधन भी दिया और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आईआईटी जोधपुर जैसे संस्थान ऐसे मस्तिष्कों का पोषण कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है, जो आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्नातक होते देखना सौभाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो इस कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे और साथ ही साथ जोगाराम पटेल की भी मौजूदगी कार्यक्रम में रही। खत्म हुआ 11 साल का इंतजार। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का सीएम भजनलाल शर्मा ने आखिरकार उद्घाटन कर दिया और इस उद्घाटन के साथ ही साथ वो लंबा इंतजार, जो 11 साल का इंतजार था, वो खत्म हुआ। 11 साल बाद फिर से लौटी है टर्मिनल 1 पर रौनक। देर रात से टर्मिनल 1 से शुरू होगा फ्लाइट्स का संचालन। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा और ये फायदा टर्मिनल 1 के उद्घाटन से। टर्मिनल 1 से देर रात अबू धाबी से पहली फ्लाइट जो है वो रात 2:10 पर उतरेगी टर्मिनल 1 पर। इससे पहले 15 जुलाई 2013 तक यहां से फ्लाइट्स चलती थी, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से एक तरीके से ये सौगात ही है, क्योंकि टर्मिनल 1 का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और देर रात से टर्मिनल 1 से फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन इस टर्मिनल 1 से शुरू होगा। टर्मिनल 1 से देर रात अबू धाबी से पहली फ्लाइट रात 2:10 पर उतरेगी और टर्मिनल 1 पर इससे पहले आपको बता दें कि 15 जुलाई 2013 तक यहां से फ्लाइट्स का संचालन होता रहा था।
इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख जो है ग्रीनबैक्स नीसेयर्स डॉलर के हथियार की तरह इस्तेमाल को लेकर उन्होंने चिंताएं जो बताई है वो जायज़ कहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार का तकाजा भी उन्होंने बताया है और इसमें नहीं होना चाहिए भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का दखल, ये उन्होंने कहा है अपने लेख में। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि ब्रिक्स सम्मेलन से एक हफ्ता पहले रूस ने जारी किया था दस्तावेज, इसका शीर्षक था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार। सिर्फ एक मुद्रा पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली ठीक नहीं है, उन्होंने ये कहा है। साथ ही साथ वो लिखते हैं अपने लेख में कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में डॉलर का दबदबा कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में सुधार जरूरी है। इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं भाजपा नेता राम माधव। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब किसी मुद्दे पर खुलकर अपने विचार उन्होंने इस तरीके से लेख के माध्यम से प्रकट किए हों। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है कि अलग अलग मुद्दों पर, फिर चाहे वो देश के मुद्दे हों या फिर वो वैश्विक मुद्दे हों, उस पर खुलकर अपनी बात रखते हैं और इस तरीके से डॉलर पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है लेख के जरिए जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। रमेश कृष्णमूर्ति बने हैं नए CPFC प्रमुख। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी है नियुक्ति को मंजूरी। EPFO में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी मिल चुकी है। IAS नीलम शमी राव की जगह IRS रमेश कृष्णमूर्ति लेने जा रहे हैं। EPFO का CEO केंद्रीय बोर्ड EPF का पदेन सदस्य सचिव होता है CPFC। संगठन के फंड का निवेश सुनिश्चित करना, संगठन के धन का उचित निवेश सुनिश्चित करना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर का आकलन और घोषणा करना, संगठन के बजट अनुमानों को संकलित करना और प्रस्तुत करना, साथ ही साथ संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के संकलन को सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो रमेश कृष्णमूर्ति को बनाया गया है नया CPFC का प्रमुख। अहम जिम्मेदारी उनके कंधों पर, जिनकी अहम भूमिका हम आगे आने वाले समय में देखने वाले हैं। दरअसल IAS नीलम शमी राव की जगह IRS रमेश कृष्णमूर्ति लेने जा रहे हैं। EPFO का CEO केंद्रीय बोर्ड EPF का पदेन सदस्य सचिव होता है CPFC। संगठन के फंड का निवेश सुनिश्चित करना, संगठन के धन का उचित निवेश सुनिश्चित करना और साथ ही साथ प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर का आकलन और घोषणा करना और संगठन के बजट अनुमानों को संकलित करना और प्रस्तुत करना, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट के संकलन को सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी रहने वाली है। देश के प्रमुख जलाशयों में 3 हफ्ते बाद भी एक समान जलस्तर है। देश के 155 प्रमुख जलाशयों की बात करें तो देश के 155 प्रमुख जलाशयों की जल भराव की जो क्षमता है दरअसल वो 85% पर कायम है। केंद्रीय जल आयोग ने जारी किए हैं जलाशयों में जल स्तर के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 155 जलाशयों में 1,57,490 अरब घन मीटर BMC पानी मौजूद है। उत्तरी और पूर्वी भारत के जलाशयों में जल स्तर में कमी, दक्षिण और पश्चिमी भारत के जलाशयों के जल स्तर में बदलाव नहीं होना इसकी वजह माना जा रहा है। और जो आंकड़ा सामने आया है दरअसल देश के 155 प्रमुख जलाशयों की जो जल भराव की क्षमता है वो 87% पर कायम है। केंद्रीय जल आयोग ने जलाशयों के जल स्तर के जो आंकड़े हैं वो पेश कर दिए हैं, वो जारी कर दिए हैं और उसके मुताबिक 155 जलाशयों में 1,57,490 अरब घन मीटर पानी मौजूद है। उत्तरी और पूर्वी भारत के जलाशयों में जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है और उसका जो कारण बताया जा रहा है दक्षिण और पश्चिमी भारत के जलाशयों के जल स्तर में बदलाव नहीं होना। केंद्रीय नौकरशाही में फेरबदल हुआ है। दरअसल IAS अनिल कुमार सिंघल को लगाया गया है स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव। इसके साथ ही साथ IAS सुशील कुमार लोहानी को लगाया गया है अतिरिक्त सचिव पंचायती राज मंत्रालय में। तो वहीं IAS नीतीश कुमार व्यास को लगाया गया है अतिरिक्त सचिव गृह मंत्रालय में। और इसी के साथ ही सूची में एक और नाम शामिल है IAS रुपिंदर सिंह का भी, इनको लगाया गया है MHA में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार। IAS विपिन कुमार को लगाया गया है चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। IAS सुबोध कुमार सिंह को जिम्मेदारी दी गई है अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार इस्पात मंत्रालय में। इसके साथ ही साथ कुछ और नाम इस सूची में शामिल है। केंद्रीय नौकरशाही में जो फेरबदल हुआ है उसमें IAS P कृष्णमूर्ति को लगाया गया है चेयरपर्सन राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण में। IRAS संजीव नारायण माथुर को लगाया गया है अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में लगाया गया है अतिरिक्त सचिव एवं
वित्तीय सलाहकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आदेश इसके लिए जारी कर दिए हैं और जो नाम सूची में वो हम आपको बता रहे हैं फेरबदल हुआ है। दरअसल केंद्रीय नौकरशाही में फेरबदल हुआ है, जिम्मेदारियों को बदला गया है कुछ अधिकारियों के। विवेक जोशी होंगे हरियाणा के अगले मुख्य सचिव। केंद्र ने आईएएस विवेक जोशी को उनके मूल कैडर हरियाणा में वापस भेजा है। हरियाणा कैडर के 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं विवेक जोशी। वर्तमान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव हैं जोशी। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। हरियाणा के मौजूदा सीएस TVSN प्रसाद उनकी जगह जोशी लेंगे। प्रसाद की सेवानिवृत्ति से 5 दिन पहले हुआ विवेक जोशी का प्रत्यावर्तन और नई जिम्मेदारी में जोशी अब नजर आने वाले हैं। वर्तमान में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव हैं जोशी, जो कि एक नई जिम्मेदारी में आप देखेंगे जिनको हरियाणा के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी। 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। हरियाणा के मौजूदा जो सीएस हैं TVSN प्रसाद, वो सेवानिवृत्त होंगे 31 अक्टूबर को और उनकी जगह विवेक जोशी लेने जा रहे हैं। प्रसाद की सेवानिवृत्ति से 5 दिन पहले विवेक जोशी का प्रत्यावर्तन हुआ है। अब की बार दिवाली पर नहीं होगी टिकटों की मारामारी। उत्तर रेलवे चलाएगा 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें, क्योंकि अक्सर दीपावली के मौके पर इस तरीके से परेशानियों का सामना पैसेंजर्स को करना पड़ता है। हालांकि इस बार रेलवे की तरफ से कई नवाचार भी किए गए हैं जिससे पैसेंजर को कोई परेशानी ना हो और वो अपने घर जा पाएं, या फिर यूँ कहें कि हर कोई अपने घर जा पाए जो अन्य प्रदेश में कोई काम के सिलसिले में या फिर कोई अन्य वजह से रहता हो। उत्तर रेलवे चलाएगा 3000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें। दिवाली और छठ पर्व के दौरान विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज से 7 नवंबर तक विशेष ट्रेनों की 195 फेरे की योजना रेलवे की तरफ से बनाई गई है। 30 नवंबर तक 3144 विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई गई है रेलवे की ओर से और करीब 85% त्योहार विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जाने वाले यात्रियों के लिए ये विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी और इसी के तहत रेलगाड़ियों में बढ़ाए जाएंगे अतिरिक्त कोच और बर्थ भी, जिससे कि पैसेंजर की दिक्कतों को दूर किया जाए। NDLS प्लेटफॉर्म पर पहली बार अनारक्षित यात्रियों के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाया गया है और रेलवे स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम भी स्थापित किए जाएंगे। भीड़ प्रबंधन को आसान बनाने के लिए पंडालों के साथ अस्थायी प्रतीक्षा क्षेत्र, पूछताछ, सह आरक्षण काउंटर, मोबाइल शौचालय ब्लॉक, खानपान स्टॉल, फर्स्ट एड, टिकट, पानी, शौचालय और भोजन सहित होंगी कई अन्य सुविधाएं भी। के इतिहास में आज का दिन अहम है क्योंकि आज ही के दिन भारत का हिस्सा बना था जम्मू कश्मीर। 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पर हुए थे हस्ताक्षर और जम्मू कश्मीर के पूर्व महाराजा हरि सिंह ने किए थे विलय पर हस्ताक्षर करने के बाद 27 अक्टूबर 1947 को लगी थी विलय पर मोहर। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय को किया था स्वीकार। पाक समर्थित कबालियों के हमले के बाद लिया था विलय का फैसला। इसके बाद पाक सेना से युद्ध के लिए मांगी थी भारतीय सेना से मदद भी और इसके बाद से संविधान में कहा गया जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। इतिहास की अगर बात कर रहे हैं तो देश के इतिहास में आज का दिन इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। सूर्य नगरी से 9 शहरों के लिए रोज उड़ेगी 14 फ्लाइट। DGCA ने देश भर में सर्दियों का जो फ्लाइट शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। कल से लागू होगा फ्लाइट्स का ये समर शेड्यूल। जोधपुर से 9 शहरों के लिए बढ़ेगी सीधी एयर कनेक्टिविटी। इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर चेन्नई फ्लाइट फिर से शुरू होगी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, पुणे और हैदराबाद के लिए भी जोधपुर से सीधी फ्लाइट होगी और दिल्ली के लिए 4, मुंबई की बात करें तो मुंबई के लिए 3 फ्लाइट प्रतिदिन संचालित होंगी। तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर ये। और हालांकि जोधपुर चेन्नई फ्लाइट की बात की जाए तो फिर से शुरू होगी। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, इंदौर, पुणे और हैदराबाद के लिए भी जोधपुर से सीधी फ्लाइट होगी। यानी कि जो बीच में परेशानी यात्रियों को होती होगी क्योंकि एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट तब जाकर गंतव्य तक पहुंचना, लेकिन यहां से सीधी फ्लाइट का संचालन यात्रियों के लिए सुखद रहने वाला है। और बेहद अहम इसलिए भी क्योंकि दिल्ली के लिए 4 और मुंबई के लिए 3 फ्लाइट प्रतिदिन संचालित होंगी। तो शेड्यूल जारी कर दिया गया है DGCA की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। आयकर दाताओं को दीपावली पर बड़ी राहत दी गई है। ऑडिटेड आयकर विवरणी जमा कराने वाले करदाताओं को राहत दी गई है। आयकर कानून की धारा 139(1) में जमा करानी होती है ऑडिटेड आयकर विवरणी।
कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम तिथि थी 31 अक्टूबर 2024। अब अंतिम समय सीमा जो है वो 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि थोड़ा समय मिल गया है विवरणी जमा कराने का। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आज जारी किए इसके लिए आदेश। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा पहले ही बढ़ा चुका है CBDT। तो बड़ी राहत दीपावली पर आयकरदाताओं को दी गई है।